हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 2026 का मोस्ट इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक का नाम है केंद्रीय बजट 2026-27। इससे रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं और मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आज आपको ये टॉपिक पूरा बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो अगर आप देख लेते हो ना, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके अच्छे से हो जाएंगे। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। हर महीने हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन भी आती है, 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज फॉर्मेट में रहता है। सैम्पल आप ये देख सकते हो। रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है। यहाँ पे आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स मिलेगा, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स के नोट्स, टेस्ट सीरीज चाहिए रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं केंद्रीय बजट 2026-27। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2026 को संसद में अपना 9वां बजट पेश किया। भारत के इतिहास में यह पहली बार है कि केंद्रीय बजट रविवार को पेश किया गया है। निर्मला सीतारमण जी ने अपनी स्पीच की शुरुआत में देश की अर्थव्यवस्था के 7% ग्रोथ रेट का जिक्र किया। केंद्रीय बजट 2026-27 कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है। केंद्रीय बजट 2026-27 का जो कुल आकार है वो है 53,47,315 लाख करोड़। आगे अगर हम बात करें कि बजट 2026-27 में क्या बात कही गई है, तो देखिए वित्त मंत्री ने 10,000 करोड़ रुपए के कंटेनर निर्माण योजना की घोषणा की। तो मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि चीन पर कंटेनरों की निरंतर कमी और निर्भरता के मद्देनजर सीतारमण जी ने 10,000 करोड़ रुपए की कंटेनर निर्माण योजना की घोषणा की है। तो आपसे एग्जाम में पता है क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि बजट 2026-27 में कंटेनर निर्माण योजना की घोषणा की गई है, इसके लिए कितने रुपए आवंटित किए जाएंगे? तो 10,000 करोड़ रुपए, ठीक है। दूसरा है विद्युत वित्त निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का पुनर्गठन। देखिए आपको बताना चाहता हूँ, पीएफसी और आईआरसी का पुनर्गठन सार्वजनिक क्षेत्र की गैर सरकारी वित्तीय कंपनियों में व्यापक विस्तार और दक्षता लाने के उद्देश्य से प्रस्तावित किया गया है। वित्त मंत्री सीतारमण जी ने इस पुनर्गठन को इस दिशा में पहला कदम बताया है। आगे अगर हम बात करें बजट 2026-27 से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की, तो देखिए आपको बताना चाहता हूँ, निर्मला सीतारमण जी ने 3 कर्तव्यों पर प्रकाश डाला। पहला कौन सा? आर्थिक विकास को गति देना। दूसरा, लोगों को सशक्त बनाना। तीसरा, संसाधनों तक पहुँच सुनिश्चित करना। अगर हम बात करें आर्थिक विकास को गति देना, इसके बारे में उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाकर, साथ ही अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों में लचीलापन विकसित करके निरंतर आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। दूसरा है लोगों को सशक्त बनाना, यानी कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता का निर्माण करना ताकि वे भारत की समृद्धि में सशक्त भागीदार बन सकें। तीसरा है संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करना, यानी कि यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक परिवार, समुदाय, क्षेत्र और वर्ग को संसाधनों और अवसरों का समान पहुंच प्राप्त हो। तो ये 3 कर्तव्यों पर प्रकाश डाला गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के लिए कुल निवेश सीमा बढ़ाकर 24% कर दी गई है। बताना चाहता हूँ आपको, प्रवासी भारतीयों के लिए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत कुल निवेश सीमा 10% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 24%। आपको बताना चाहता हूँ, इसी के साथ अब प्रत्येक व्यक्ति 5% की बजाय 10% तक का निवेश कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री सीतारमण जी ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को 2026-27 के लिए वित्त आयोग अनुदान के रूप में 1.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे बजट 2026-27 से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो देखिए क्लाउड सेवाएं प्रदान करने वाली किसी भी विदेशी कंपनी को 2047 तक कर छूट दी गई है। बताना चाहता हूँ आपको मैं, डेटा केंद्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने भारत में स्थित डेटा केंद्रों से वैश्विक स्तर पर ग्राहकों को क्लाउड सेवाएं प्रदान करने वाली किसी भी विदेशी कंपनी को 2047 तक कर छूट देने का प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्यूचर्स और ऑप्शन पर प्रतिभूति लेन देन कर में बढ़ोतरी की जाएगी। इसको अगर हम समझें, वित्त मंत्री सीतारमण जी ने वायदा शेयरों पर प्रतिभूति लेन देन कर को मौजूदा 0.02% से बढ़ाकर 0.05% करने की घोषणा की है। विकल्पों पर एसटीटी को 0.1% से बढ़ाकर 0.15% किया गया
और विकल्पों के प्रयोग पर STT को 0.125% से बढ़ाकर 0.15% किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सभी प्रकार के शेयर धारकों के लिए बाय बैक पर पूंजीगत लाभ के रूप में कर लगाने का प्रस्ताव रखा गया इस बजट में। तो इसको हम समझते हैं। वित्त मंत्री ने बजट 2026 में शेयर बायबैक नियमों में बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया है, जिसके तहत बायबैक से होने वाली आय को अब शेयर धारकों के लिए पूंजीगत लाभ माना जाएगा, ना कि लाभांश। यह 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। कर लाभ के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रमोटरों पर 22% से 30% तक का अतिरिक्त बायबैक कर लगाया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित वस्तुओं पर कम शुल्क। बताना चाहता हूँ आपको मैं, केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित सभी शुल्क योग्य वस्तुओं पर सीमा शुल्क दर को 20% से घटाकर 10% करने का प्रस्ताव रखा है। ईज़ ऑफ लिविंग यानी कि जीवन यापन को सुगम बनाने और सीमा शुल्क संरचना को युक्ति संगत बनाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर बड़ा ऐलान। बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु मतलब इन 4 राज्यों में विशेष दुर्लभ पृथ्वी गलियारों की स्थापना का प्रस्ताव रखा है, जो नवंबर 2025 में घोषित 7,220 करोड़ रुपए की सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट योजना के तहत काम करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। यह पहल चीन पर निर्भरता कम करने और खनन प्रसंस्करण व विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए है। बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है दुर्लभ पृथ्वी यानी कि रेयर अर्थ गलियारों की स्थापना की। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज प्रौद्योगिकियों के लिए 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय की घोषणा की गई है बजट 2026-27 में। डिटेल में समझेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट भाषण में कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज यानी कि CCUS प्रौद्योगिकियों में अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव रखा। इसका मुख्य उद्देश्य उन उद्योगों में उत्सर्जन कम करना है जहां प्रदूषण घटाना मुश्किल है, जैसे बिजली, स्टील, सीमेंट, रिफाइनरी और रसायन। आगे अगर हम बात करें बजट 2026-27 की महत्वपूर्ण पॉइंट्स की, तो 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। डिटेल में बात करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2026-27 में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कौन कौन से हैं? मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी। ये 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होंगे। आगे अगर हम बात करें बजट 2026-27 के महत्वपूर्ण पॉइंट्स में, तो बायो फार्मा शक्ति योजना की बात कही गई है। डिटेल में समझते हैं इसको। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2026 में बायो फार्मा शक्ति योजना की घोषणा की है। इस पहल के तहत 10,000 करोड़ रुपए के बजट से भारत को बायो फार्मा हब बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य कैंसर, डायबिटीज़ जैसी बीमारियों के लिए सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑरेंज इकोनॉमी की बात कही गई है। अब ये क्या है ये हम समझते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2026 में भारत की ऑरेंज इकोनॉमी यानी कि रचनात्मक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए AVGC यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स क्षेत्र पर विशेष जोर दिया है। 2030 तक 2 मिलियन पेशेवरों की आवश्यकता को देखते हुए 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने और नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन खोलने की योजना है, जो रचनात्मक को आर्थिक विकास से जोड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें वो है मिशन पूर्वोदय की बात की गई है। मिशन पूर्वोदय की बात की गई है बजट 2026-27 में। अब ये क्या है ये देखिए। केंद्र सरकार ने बजट 2026-27 में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक सुव्यवस्थित केंद्र के साथ पूर्वी तट औद्योगिक गलियारे के विकास और पूर्वोदय के 5 राज्यों में कुल 5 पर्यटन स्थलों के निर्माण का प्रस्ताव रखा। निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए पूर्वोत्तर के 6 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट विकसित करने के लिए एक योजना शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा है।
पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में 4000 ई बसें चलाई जाएंगी। आगे अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बजट 2026-27 में, तो वो है वस्त्र क्षेत्र के लिए एकीकृत कार्यक्रम चलाया जाएगा। काफ़ी सारी योजनाएं शुरू की जाएंगी। राष्ट्रीय रेशा योजना, इसको अगर हम समझें तो रेशा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई यह योजना रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक रेशों, मानव निर्मित रेशों और आधुनिक युग के रेशों का समर्थन प्रदान करेगी। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना। इस घटक का उद्देश्य मशीनरी, प्रौद्योगिकी उन्नयन और साझा परीक्षण एवं प्रमाणन केंद्रों की स्थापना के लिए पूंजीगत सहायता के माध्यम से पारंपरिक वस्त्र समूह का आधुनिकीकरण करना है। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम। ये भी वस्त्र क्षेत्र के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य देख लेते हैं। हथकरघा एवं हस्तशिल्प के लिए मौजूदा योजनाओं को एक किया जाएगा और एकीकृत राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत मजबूत किया जाएगा ताकि बुनकरों और कारीगरों को लक्षित एवं प्रभावी सहायता सुनिश्चित की जा सके, उनकी आय में सुधार हो। नेक्स्ट है टैक्स इको पहल। इस पहल का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ वस्त्र और परिधान निर्माण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है समर्थ 2.0। उन्नत कौशल कार्यक्रम उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के साथ गहन सहयोग के माध्यम से वस्त्र कौशल तंत्र का आधुनिकीकरण करेगा, जिससे मूल्य श्रृंखला में उद्योग के लिए तैयार कुशल जनशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसी के साथ महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार पहल की बात कही गई है बजट 2026-27 में। वो क्या है समझिए। खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार पहल शुरू की जाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य वैश्विक बाजार से संपर्क स्थापित करना, ब्रांडिंग, सुव्यवस्थित प्रशिक्षण, कौशल विकास, गुणवत्ता सुधार और प्रक्रिया आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करना है। आगे अगर हम बात करें बजट 2026-27 के महत्वपूर्ण तथ्य में, तो वो है बैटरी विनिर्माण को बढ़ावा देना। केंद्रीय बजट 2026-27 में लिथियम आयन सेल और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के निर्माण में उपयोग होने वाली पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर मूल सीमा शुल्क छूट को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस निर्णय का उद्देश्य घरेलू स्तर पर बैटरी विनिर्माण को बढ़ावा देना और इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत को कम करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है 17 औषधियों या दवाओं पर मूल सीमा शुल्क से छूट। देखिए इसको समझते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में कैंसर रोगियों को बड़ी राहत देते हुए 17 प्रमुख कैंसर दवाओं जैसे कि रिबोसिलिसिब, वेंटोक्लाक आदि पर मूल सीमा शुल्क को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। यह निर्णय इन दवाओं की उपचार लागत को कम करने और उन्हें अधिक किफ़ायती बनाने के लिए लिया गया है। नेक्स्ट है बजट 2026-27 में इम्पोर्टेंट पॉइंट में लघु एवं मध्यम उद्यमों विकास निधि का प्रस्ताव। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट 2026-27 में लघु एवं मध्यम उद्यमों और विनिर्माण क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े प्रोत्साहन की घोषणा की, जिसमें चैंपियन एसएमई बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड और आत्मनिर्भर भारत कोष के लिए 4,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बजट 2026-27 के महत्वपूर्ण तथ्य में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय बढ़ाया गया। इसको हम समझते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए सार्वजनिक पूंजीगत व्यय यानी कि कैपेक्स को बीई 2025-26 के 11.2 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2026-27 में 12.2 लाख करोड़ रुपए करने की घोषणा की है। यह वृद्धि विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और रोजगार सृजन पर केंद्रित है। नेक्स्ट है लड़कियों के लिए एक छात्रावास का निर्माण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने उच्च शिक्षा और स्टेम फुल फॉर्म है विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित संस्थानों में छात्राओं के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए प्रत्येक जिले में एक बालिका छात्रावास के निर्माण की घोषणा की है। आगे हम बात करते हैं बजट 2026-27 से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट में खेलो इंडिया मिशन की घोषणा की गई है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट 2026-27 में अगले 10 वर्षों के लिए खेलो इंडिया मिशन की घोषणा की। इस मिशन का उद्देश्य भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाना, खेल प्रतिभाओं का पोषण, आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, कोचों का विकास करना और खेल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है विदेशी यात्रा पैकेज। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि विदेश यात्रा पैकेज पर TDS दर वर्तमान 5% और 20% से कम करते हुए 2% की गई है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी बजट 2026-27 से जुड़े हुए। आई होप आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने बजट स्टैटिक जीके से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो केंद्रीय बजट होता है ये होता क्या है। केंद्रीय बजट भारत सरकार का एक वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। यह एक साल के लिए सरकार की कमाई और खर्च का पूरा लेखा जोखा होता है। बजट शब्द फ्रेंच के बोजे से आया है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। देश के वित्त मंत्री इसे प्रस्तुत करते हैं और वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी हमारे देश की वित्त मंत्री हैं। हर साल 1 फरवरी को पेश किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। इसे वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। अगर मैं आपको आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बताऊं तो भारत का जो सबसे पहला बजट है 7 अप्रैल 1860 को ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था। जेम्स विल्सन भारतीय बजट व्यवस्था का जनक इनको कहा जाता है। पहला बजट लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में पेश किया गया था। 1950 में भारत के गणतंत्र बनने के बाद पहला बजट जॉन मैथाई ने पेश किया। आज़ाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री RK शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने जो मैंने आपको यहाँ पे बताए। आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ 1955-56 से पहले बजट केवल अंग्रेजी में छपता था, लेकिन तत्कालीन वित्त मंत्री CD देशमुख ने इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपवाना शुरू किया। अब हम बात करेंगे ब्लैक बजट की। तो देखिए 1973-74 वाला जो बजट है इसे ब्लैक बजट कहा जाता है। इसे ब्लैक बजट इसलिए कहा जाता है क्योंकि 550 करोड़ का भारी घाटा दिखाया गया था। 1991 का जो बजट उसे ऐतिहासिक बजट कहा जाता है। क्यों? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा पेश इस बजट ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उदारीकरण के द्वार खोले थे। आगे हम बात करेंगे भारतीय बजट के इतिहास में पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम सबसे अधिक 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। आगे हम एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे। 1999 तक बजट शाम 5 बजे पेश होता था, लेकिन यशवंत सिन्हा जी ने इसे बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया। आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ 2017 में अरुण जेटली ने बजट पेश करने की तारीख 28 फरवरी से बदलकर 1 फरवरी कर दी थी। आगे हम देखते हैं रेल बजट का विलय। 2017 में ही 92 साल पुरानी परंपरा को ख़त्म करते हुए रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। आगे हम बात करेंगे पेपरलेस बजट की। 2021-22 में पहली बार निर्मला सीतारमण जी ने पारंपरिक बही खाता की जगह टैबलेट के माध्यम से डिजिटल बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण जी 2026 में लगातार 9 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री भी बन गई हैं। आगे मैं बताना चाहता हूँ कि बजट कौन तैयार करता है। उसके बाद हम देखेंगे बजट के 3 प्रकार और हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए बजट तैयार केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। इसके अलावा वित्त सचिव, राजस्व सचिव, सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के साथ साथ राजस्व विभाग का टैक्स रिसर्च यूनिट बजट तैयार करता है। बजट के संविधान के अनुसार बजट पेश होने के 75 दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित होना अनिवार्य है। बात करेंगे अकवर्थ कमेटी की। ब्रिटिश काल में रेलवे की महत्ता को देखते हुए इसे आम बजट से अलग किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे विवेक देबरॉय समिति की। नीति आयोग के सदस्य विवेक देबरॉय की सिफारिश पर 92 साल पुरानी परंपरा को ख़त्म कर रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। बजट के 3 प्रकार होते हैं, देख लीजिए। संतुलित बजट, अधिशेष बजट, घाटे का बजट, जिसे कि हम डेफिसिट बजट भी बोलेंगे। तो देखिए संतुलित बजट की हम बात करेंगे। एक सरकारी बजट को एक संतुलित बजट कहा जाता है यदि किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में अनुमानित सरकारी व्यय अपेक्षित सरकारी प्राप्तियों के बराबर हो। दूसरा है अधिशेष बजट यानी कि सरप्लस बजट। एक सरकारी बजट को अधिशेष बजट कहा जाता है यदि अपेक्षित सरकारी राजस्व किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अनुमानित सरकारी व्यय से अधिक हो। नेक्स्ट है घाटे का बजट यानी कि डेफिसिट बजट।
यदि अनुमानित सरकारी व्यय किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी राजस्व से अधिक है तो बजट को घाटे का बजट माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी केंद्रीय बजट 2026-27 से रिलेटेड। आपको अपनी अगली वीडियो मिलेगी ना, वो बजट 2026-27 की MCQ वाली वीडियो मिलने वाली है, ठीक है, जिसमें कि मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में करवाने वाला हूँ। आपको ये वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट कैसा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा, रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।